हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास विद्या अकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। अभी ये आपके सामने एक चैप्टर है, चैप्टर सेकंड हिस्ट्री का, जो कि 3 महाद्वीपों में फैले हुए साम्राज्य के बारे में बात करता है। ये नोट्स है। आपका चैप्टर अच्छा खासा, काफी अच्छे खासे पेजेस का है। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में यहाँ पर समझाने की कोशिश की जाएगी। ये रोमन साम्राज्य के बारे में बात करता है। सबसे पहले यहाँ पर क्या है कि साम्राज्य का विस्तार यूरोप, मतलब कि आज का अधिकांश यूरोप इस साम्राज्य का हिस्सा था। पश्चिमी एशिया अर्धचंद्राकार क्षेत्र है ये। उत्तरी अफ्रीका यहाँ पर एक बड़ा महाद्वीप का हिस्सा है जो इसके नियंत्रण में था। अगर मैं बात करूं सामाजिक और राजनीतिक स्थिति की विविधता की, तो साम्राज्य में कई स्थानीय संस्कृतियां, विभिन्न भाषा शैलियां थी। स्त्रियों की स्थिति, वहां महिलाओं की कानूनी स्थिति काफी हद तक मजबूत, जो आज के कई आधुनिक देशों में नहीं दिखती है। उस समय स्त्रियों की स्थिति काफी अच्छी थी, लेकिन आज के टाइम में नहीं दिखती है। दाश्रम, यहाँ पर एक दाश्रम चलता था कि यहाँ पे मेहनत पर टिकी थी। आबादी का एक बड़ा हिस्सा स्वतंत्र नहीं था। साम्राज्य का विभाजन और अंतर पश्चिमी भाग, मतलब कि 5वीं शताब्दी के आसपास पश्चिमी हिस्सा बिखर कर तितर बितर हो गया और पूर्वी भाग हिस्सा पूरी तरह से एकजुट, अखंड और समृद्ध बना रहा। खिलाफत का उदय क्या था कि आगे चलकर इसकी समृद्धि की नींव पर खिलाफत की स्थापना हुई और जिसने उसकी शहरी और धार्मिक परंपराओं को क्या करा, अपनाया। ये आपका इंग्लिश का है कि यहाँ पर मेन समरी जो हमने पढ़नी है वो एम्पायर ऑफ यूरोप, जो कि प्रेजेंट डे ऑफ पार्ट ऑफ यूरोप ही है, और वेस्टर्न एशिया के बारे में हम पढ़ेंगे और नॉर्थ अफ्रीका के बारे में पढ़ेंगे। यूरोप, वेस्टर्न एशिया और नॉर्थ अफ्रीका। सोशल और पॉलिटिकल कंडीशंस जो यहाँ पर थी, उसका कुछ वेस्टर्न पार्ट्स देखेंगे और कुछ ईस्टर्न पार्ट्स देखेंगे, जो कि फाउंडेशन ऑफ एम्पायर के बारे में बात करता है, रिलीजियस के बारे में बात करता है, स्टेटस ऑफ वुमेन के बारे में बात करता है। यहाँ अगर आप देखना चाहो तो ये देखो, स्टेटस ऑफ वुमेन। आज के टाइम में जो वुमेन की स्थिति है, उस टाइम में वुमेन की स्थिति ऐसी नहीं थी। उस टाइम पे अच्छी थी, और जो आज के टाइम में भी हमें महिलाओं की स्थिति देखने को नहीं मिलती है। उसके बाद है पेप्रोलॉजिस्ट, यानी पेपराइज शास्त्री कहे जाने वाले विद्वानों द्वारा प्रकाशित किए गए थे। भौतिक अवशेषों में अनेक प्रकार की चीजें शामिल हैं, जो मुख्य रूप से पुरातत्वविदों को खुदाई एवं क्षेत्र सर्वेक्षण आदि के जरिए अपनी खोज में मिलती है। जैसे कि इमारतें, स्मारक, अन्य प्रकार की संरचनाएं, मिट्टी के बर्तन, सिक्के, पिचकारी का सामान यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। प्रत्येक स्रोत इसे हमें अतीत के बारे में एक तरह की जानकारी देते हैं। इन जानकारियों को मिलाकर देखना अत्यंत उपयोगी हो सकता है, लेकिन ये बात पर निर्भर करता है कि कितनी अच्छी तरह से इतिहासकार इन बातों के तथ्यों का अंतर संबंध कुशलता पूर्वक बनाते हैं। रोमन इतिहास के बारे में यहाँ पर 3 बातें। पहले है पाठ्य सामग्री, समकालीन लोगों द्वारा हर साल लिखा जाने वाला इतिहास, जिसको वर्ष वृतांत बोलते थे। दस्तावेज, पत्थरों पर खोदे गए अभिलेख, पेपराइस पर लिखी गई पांडुलिपियां। पेपराइस नील नदी के किनारे उगने वाला एक पौधा और कागज जैसी लेखन सामग्री भी बनती थी। भौतिक अवशेष क्या है, तो खुदाई में मिली इमारतें, सिक्के, मिट्टी के बर्तन, स्मारक, ये सब चीजें भी हैं यहाँ पर, जो सूत्रों को आपस में जोड़कर इतिहास को समझा जाता है। which has been published by the scholar of petrologist. Physical remain economic compass वाइड वेराइटीज पे ये क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। जैसे कि इनको कुछ चीजें मिली, स्ट्रक्चर, पॉटरी, कॉइन्स, मोजेक्स, एंटायर लैंडस्केप्स मिले। इनके की पॉइंट्स क्या थे कि इन्होंने रोमन हिस्ट्री को समझने के लिए कुछ की पॉइंट्स पे काम किया, जैसे कि टेक्सचुअल मटेरियल क्या था, डॉक्यूमेंटेशन क्या रहेगी, स्टोन पे लिखी चीजें, रिटर्न पेपर्स, फिजिकल रिमेन के अंदर बिल्डिंग, कॉइन, पोएट्री, मॉन्यूमेंट्स, इस पर रिसर्च इन लोगों की चली थी, जिसके बारे में ये रोमन साम्राज्य के बारे में बता पाए। उसके बाद स्रोत सामग्री का विशाल भंडार है यहाँ पे, जो कि क्या है कि हर पूरे स्रोत सामग्री को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है पाठ्य सामग्री, जो कि दस्तावेज, लेख, भौतिक अवशेष, जो मैंने आपको पीछे बताया। व्याख्यान, प्रवचन, कानून, मुख्य रूप से उत्कीर्ण अभिलेखों, पेपराइसिस, पेड़ के पत्ते, लिखे हुए रूप है। पत्थरों की शिलाओं, उत्कीर्ण अभिलेख आमतौर पर खोदे जाते हैं और इस कारण से वह नष्ट नहीं हुए हैं। पेपराइसर एक सरकंडा पौधा है जो मिस्र के नील नदी पर क्या है, आपको मिलता है, इस्तेमाल किया जाता है। और ये, एक मिनट देना गाइस। ये क्या है कि व्यापक इस्तेमाल किया जाता है, हजारों की संख्या में संविदा पत्र, लेख, संवाद पत्र और सरकारी दस्तावेज भी आपको यहाँ पर देखने को मिले। रोमन हिस्टोरियन पोजेस्ड वास्ट वेल्थ ऑफ सोर्स मटेरियल है।
जैसे कि एंटायर सोर्स मटेरियल कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, टेक्सुअल मटेरियल, डॉक्यूमेंट मटेरियल। डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज इन लोगों के पास क्या क्या है, लेटर है, लेक्चर है, सरमन्स है, लॉज है, फाउंड इन द फॉर्म ऑफ एनग्रेव्ड इंस्क्रिप्शन, मैन्यूस्क्रिप्ट, रिटर्न पेपर्स लीफ पर देखने को मिलती है। पहले क्या होता था कि पेज वेज तो होते नहीं थे लिखने के लिए, जब पेज नहीं होते थे लिखने के लिए तो क्या करते थे, पत्तों पर लिखा करते थे। उसके बाद यहाँ पर रेड प्लांट, बैंक्स ऑफ नील रिवर, इजिप्ट, राइटिंग मटेरियल, वाइडली यूज्ड एवरीडे लाइफ, 1000 कॉन्ट्रैक्टर आर्टिकल्स, कॉरेस्पॉन्डेंस, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स भी सब उस टाइम पे ऐसे ही तैयार किए जाते थे। रोम और ईरान की बात की जाए तो यहाँ पर दो साम्राज्य कालखंड ईसा मसीह के जन्म से लेकर 7वीं शताब्दी तक के समय की बात यहाँ पर होगी। विस्तार क्षेत्र इस अवधि में अधिकांश यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व विशाल के क्षेत्रों पर दो मजबूत साम्राज्यों का शासन था। मुख्य शक्तियां ये दो साम्राज्य मुख्य रूप से रोम और ईरान थे। भौगोलिक और स्थिति, आपस में रोम और ईरान के लोग आपस में पक्के प्रतिद्वंदी थे। इतिहासकार ज्यादातर समय आपस में लड़ते रहे। साम्राज्य की निकटता, दोनों साम्राज्य एक दूसरे के बीच बहुत करीब स्थित थे। भौगोलिक सीमा कैसी थी कि रोम साम्राज्य के बारे में कैसे बात करनी है, तो भूमि को ना पतली पट्टी में बांट देते थे। किनारे फरात नदी के आसपास देखने को मिलेगी, फरात नदी जहां तक है वहां तक जो है रोम साम्राज्य है। प्रसंगवश रोम के प्रतिद्वंदी ईरान का जिक्र भी यहाँ पर किया गया है। टू ग्रेट एम्पायर्स हैं यहाँ पर, जैसे टाइम पीरियड बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट से लेकर 7th सेंचुरी तक है। ज्योग्राफिकल स्कोप है यहाँ पर, टू वन पावरफुल एम्पायर है, ओवर वास्ट टेरिटरीज, मोस्ट ऑफ द यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, मिडल ईस्ट। मेजर पावर्स क्या हैं, तो यहाँ पर रोम और ईरान मेजर पावर्स है। जैसे कि रिवाइलरी ऑफ ज्योग्राफी के बाद बात की जाए तो यहाँ पर हिस्ट्री और टू एम्पायर्स जो है वो एक दूसरे के आसपास बसी हुई है। ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज यही है कि नैरो स्ट्रिप लैंड है विच यूफ्रेट और रिवर फ्लो करते हैं। चैप्टर्स फोकस डिटेल स्टडी ऑफ रोमन एम्पायर के बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। एम्पायर का एक्सपेंशन और इरानियन कंट्रोल यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, जो कहाँ से कहाँ तक है, साउथ कैप्सियन सी से लेकर ईस्टर्न अरेबिया तक। अफगानिस्तान पार्ट्स ऑफ इट्स वर आल्सो अंडर इरानियन रूल है। ग्लोबल सिचुएशन, डिवीजन ऑफ पावर, टू सुपर पावर यहाँ पर वर्ल्ड बिटवीन देमसेल्फ दिखती है। फिर धीरे धीरे चाइनीज नेम भी देखने को मिला, ताइचीन, मीनिंग ऑफ ताइचीन, जो ग्रेटर चाइना के नाम से जाना जाता। रोमन साम्राज्य का प्रारंभिक काल मुख्य बिंदु साम्राज्य विभाजन रोमन साम्राज्य के दो मुख्य भागों में विभाजित था। पहला था पूर्ववर्ती साम्राज्य और दूसरा था परवर्ती साम्राज्य। 3वीं शताब्दी का काल इन्हें विभाजित करता है। 3वीं शताब्दी से पहले समय पूर्ववर्ती था, 3वीं शताब्दी के बाद का समय परवर्ती था। मतलब जो 3वीं शताब्दी से पहले का समय है वो सारा का सारा पूर्वी काल है, और जो 3वीं शताब्दी के बाद का समय है वो सारा परवर्ती काल है। विश्व की दो महाशक्तियां रोम और ईरान दो समकालीन महाशक्तियां थी। इन्होंने दुनिया के अधिकांश हिस्सों को आपस में क्या करा था, बांटा। ईरान का नियंत्रण कैप्सियन सागर से लेकर पूर्वी अरब तक था। दोबारा देखो, ईरान कहाँ से कहाँ तक था, कैप्सियन सागर से लेकर पूर्वी अरब, और अफगानिस्तान के हिस्से में ईरान के अधीन था। चीनी लोग इस पश्चिमी क्षेत्र को ताचीन कहते थे, और ताचीन का अर्थ है चीन या पश्चिमी होना। उसके बाद अर्ली पीरियड ऑफ रोमन एम्पायर की बात करें तो डिवीजन ऑफ एम्पायर जो है वो डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट्स। फर्स्ट इज नोन एज अर्ली एम्पायर, सेकंड इज लेट एम्पायर। जो मैंने अभी आपको हिंदी में बताया वही इंग्लिश में है। 3rd सेंचुरी मार्क डिवीजन बिटवीन देम, पीरियड ऑफ 3rd सेंचुरी अर्ली फेज है, और 3rd सेंचुरी के बाद का फेज लेट फेज है। वर्ल्ड सुपर पावर, रोम एंड ईरान दो सुपर पावर थी, जो टू कॉन्टेम्पररी सुपर पावर सामने निकल कर आई थी, जिसके अंदर जो ईरान है वो आपका कैप्सियन सी से लेकर ईस्टर्न अरेबिया तक फैला हुआ था, और पार्ट्स ऑफ अफगानिस्तान भी ईरानियन रूल के अंडर में ही आता था। चाइनीज को वेस्टर्न रीजन ताचीन मतलब ग्रेटर चाइना के नाम से बताया गया है। नेक्स्ट, यहाँ पर रोमन साम्राज्य का भौगोलिक विस्तार पढ़ते हैं। यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप एक समुद्र द्वारा अलग होते हैं। समुद्र का विस्तार समुद्र पश्चिम में स्पेन से लेकर पूर्व सीरिया तक फैला हुआ था। इस समुद्र को भूमध्य सागर कहा जाता है, और साम्राज्य का हृदय भूमध्य सागर उन दिनों रोमन साम्राज्य का मुख्य केंद्र या हृदय था। भूमध्य सागर के उत्तर और दक्षिण दोनों दिशाओं में स्थित सभी तटीय प्रदेश का रोमन नियंत्रण भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। मैं तो वो बना रही हूँ, मन बैठ जाएगा।
इसके बाद यहाँ पर क्या है कि साम्राज्य प्राकृत सीमाएं, उत्तरी सीमा। उत्तर दिशा में साम्राज्य की सीमा का निर्धारण दो महान नदियां, एक है राइन और एक है डेन्यूब, द्वारा होता था। बात करें दक्षिण सीमा की, तो दक्षिण सीमा में साम्राज्य सीमा का सहारा नामक अत्यंत विशाल रेगिस्तान से बनती थी। निष्कर्ष यही था कि प्राकृतिक सीमाओं के बीच पूरे विशाल क्षेत्र पर रोमन साम्राज्य का पूरा आधिपत्य था। मतलब अगर रोमन साम्राज्य जो है ना, वो क्या कर रहा है, इस पे अपना पूरा अधिकार जमा रहा है, पूरा आधिपत्य क्या कर रहा है, अपना बना रहा है, कह रहा है भाई किसी का नहीं है, हमारा ही है। नेक्स्ट, ब्रीफ नोट्स। यहाँ पर ज्योग्राफिकल एक्सटेंट के हिसाब से रोमन एम्पायर को समझ लेते हैं। तो नेचुरल डिवाइडर्स हैं, जैसे कि कॉन्टिनेंट्स ऑफ यूरोप एंड अफ्रीका जो हैं वो बाय द सी के द्वारा सेपरेटेड है। एक्सटेंट ऑफ सी द स्ट्रेच फ्रॉम स्पेन इन द वेस्ट एंड सीरिया इन द ईस्ट तक फैले हुए। मेडिटेरियन सी जो है वो मेडिटेरियन सी हार्ट ऑफ द एम्पायर है। जो मेडिटेरियन है वो सेंट्रल हब एंड हार्ट ऑफ द रोमन एम्पायर ड्यूरिंग द इरा के काम करता है। टेरिटोरियल कंट्रोल क्या है कि कंट्रोल ओवर द ऑल कोस्टल रीजन बोथ द नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द मेडिटेरियन। Natural boundary of empire, तो north boundary to north empire boundary was defined by the two great rivers Rhine and Donve, दो rivers है। साउथ बाउंड्री के लिए बात करें तो एम्पायर बाउंड्री वॉज फॉर्म बाय द वास्ट सहारा डेजर्ट पे क्या है हमें देखने को मिलती है। कंक्लूजन क्या है इसका कि रोमन एम्पायर है वो कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर एंटायर वास्ट रीजन है, लेइंग बिटवीन द नेचुरल बाउंड्रीज भी यहाँ पर आप मतलब इसकी नेचुरल बाउंड्रीज हैं जो कि क्या सेट करती है कि कहाँ से कहाँ तक ये जो एरिया है ये कहाँ से कहाँ तक का है। नेक्स्ट, रोमन साम्राज्य के काल विभाजन पूर्ववर्ती साम्राज्य की बात करें तो तीसरी शताब्दी के मुख्य भाग तक का समय था ये, और परवर्ती जो था वो तीसरी शताब्दी के बाद का समय था। दो महाशक्तियों के मुख्य अंतर रोमन साम्राज्य सांस्कृतिक रूप से अत्यधिक विविधता थी। मतलब संस्कृति में यहाँ पर बहुत ज्यादा अंतर क्या है आप लोगों को देखने को मिलता है। ईरानी साम्राज्य सांस्कृतिक रूप से कम विविधतापूर्ण था। ईरान का शासन राजवंश अपने परथियाई बाद में संसानी राजवंश बना। यहाँ की अधिकांश जनता क्या थी, ईरानी थी। रोमन साम्राज्य की विशेषता संस्कृति की बात करें तो संस्कृतियों का मिश्रण बहुत ज्यादा है। एकता का आधार यहाँ साझी सरकार की प्रणाली भी है। यहाँ पर फिर क्रोनोलॉजिकल वे में रोमन एम्पायर का डिवीजन हुआ। तो वो क्या था कि द पीरियड अप टू ग्रेटर पार्ट ऑफ दी थर्ड सेंचुरी लेट एम्पायर, द पीरियड ऑफ फॉलोइंग थर्ड सेंचुरी की बात करें तो क्या चीज है कि डिफरेंस बिटवीन टू सुपर पावर। रोमन एम्पायर कल्चर में डिफरेंस था, ईरानियन एम्पायर का कल्चर अलग था, कल्चर बहुत ज्यादा आपस में नहीं मिलता। गवर्नेंस ऑफ ईरान इनिशियली द पर्थियन लेटर सैंसेनियन डेंसिटी थी जो कि मेजोरिटी ऑफ पीपल पे बात करती थी। रोमन एम्पायर कल्चर ब्लेंड ऑफ डाइवर्स रीजन कल्चर्स यूनिटी लिंक्ड विद द कॉमन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर बात करते हैं। यहाँ पर अब साम्राज्य की भाषाएं आ गई, प्रशासन मुख्य भाषाएं आ गई कि साम्राज्य में कई भाषाएं बोली जाती थी, लेकिन प्रशासन के लिए मुख्य रूप से लातिनी और यूनानी भाषाओं का प्रयोग होता। विभाजन पूर्वी भाग के उच्चतर वर्ग के लोग यूनानी भाषा और पश्चिमी भाग के लोग जो थे वो लातिनी भाषा बोलते थे। भौगोलिक सीमा कैसी थी कि इन दोनों भाषाओं के बीच की सीमा रेखा भूमध्य सागर को पार करती हुई अफ्रीकी प्रांत त्रिपोलातनिया मतलब लातनी और सायरनाइका के बीच से जाती थी। प्रजा की निष्ठा, साम्राज्य के सभी लोग केवल एक ही शासक की प्रजा थे, चाहे वह कोई भी भाषा बोलता हो। मतलब राजा किसी भी भाषा को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन राजा एक ही हो। सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं तो राजा जो है वो क्या होगा, एक ही होगा। उसके बाद प्रथम सम्राट आगस्त और प्रिंसपेट शासन की शुरुआत हुई। प्रथम सम्राट आगस्त ने 27 ईसा पूर्व में जो राज्य स्थापित किए उसे प्रिंसिपेट के नाम से जाना जाता था। सत्ता का सूत्र, आगस्ट की एकमात्र वास्तविक शासक और सत्ता का मुख्य सूत्र था। प्रमुख नागरिक, इस बात का भ्रम बनाए रखा गया कि वह निर्कुल शासक नहीं है बल्कि सिर्फ एक प्रमुख नागरिक लातनी प्रिंसेप है। सेनेट का सम्मान करना जरूरी था, आदर देना जरूरी था।
गणतंत्र पुरानी व्यवस्था का ढोंग बना रहे थे ये लोग, गणतंत्र रिपब्लिक लाने की कोशिश की जा रही थी। धनी और अभिजात वर्ग के परिवारों का प्रतिनिधित्व किया जा रहा था यहाँ पर। यहाँ पर ये इंग्लिश में है। मेन लैंग्वेजेस जो वहां पर थी लैटिन और ग्रीक थी। वहां के डिवीजन अपर क्लास वाले जो थे वो ग्रीक भाषा में लिखते थे और जो वेस्टर्न क्लास के रीजन के लोग थे वो लैटिन भाषा में लिखते थे। ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज कैसी थी कि लिंग्विस्टिक जोन के हिसाब से, मतलब भाषा के हिसाब से लोगों को जो है वो डिवाइड किया गया था। यहाँ पर अगस्त्य आए, उन्होंने भी लीडिंग किया, उन्होंने बोला कि राजा किसी भी भाषा का हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वो अच्छे से रिपब्लिक को लाने वाला होना चाहिए। ठीक है, सीनेट का सम्मान करना होगा, रिपब्लिक मेंबरशिप लेनी जरूरी है। रोमन गणतंत्र और सीनेट के लिए कुछ गद्यांश है, मतलब कुछ बातें यहाँ पर है कि शासन व्यवस्था और सीनेट की भूमिका, वास्तविक सत्ता। गणतंत्र में वास्तविक शक्ति सीनेट नामक संस्था के पास थी। अभिजात वर्ग का प्रभुत्व इस व्यवस्था में अमीर परिवार के एक छोटे से समूह का वर्चस्व रहता था। सीनेट के माध्यम से शासन गणतंत्र व्यवहार में सीनेट संस्था द्वारा चलाया जाता। समय अवधि और गणतंत्र का अंत कालखंड क्या है कि रोमन गणतंत्र 509 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व तक चला, तख्ता पलट हो गया, साम्राज्य की शुरुआत हुई। ऑक्टेवियन ने सारी सत्ता को अपने हाथ में ले लिया और अगस्त नाम से रोम का सम्राट बना बैठा। योग्यता के आधार पर जन्म कुल की तुलना से धन और प्रतिष्ठा से अधिक होता था उस टाइम पे, मतलब जिसके पास जो अच्छे कुल में पैदा हुआ है, जिसके पास पैसा बहुत है, उनकी वाहवाही होती थी। यहाँ पर ये इंग्लिश में है कि गवर्नेंस रोल ऑफ सीनेट, रियल पावर, रिपब्लिक एक्चुअल पावर, रिसेट द सिचुएशन, सीनेट, ग्रुप 27 बीसी, ऑक्टेवियन अडॉप्शन, हेयर जूलियस कैसर। सीनेट मेंबरशिप के बारे में बात करते हैं, टेन्योर लेना पड़ता था। मिलिट्री में ज्यादातर पार्टिसिपेट करने के लिए अडल्ट मेल को बोला जाता था। सेना, सम्राट और सीनेट रोमन साम्राज्य के तीन प्रमुख स्तंभ यह पाठ्य भाग रोमन साम्राज्य की राजनीतिक और सैन्य संरचना को दर्शाते हैं। इसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित थे कि सम्राट और सीनेट का संबंध, बुरे सम्राटों की पहचान। वह सम्राट सबसे बुरे माने जाते थे जो सीनेट के सदस्यों के प्रति शत्रुतापूर्व व्यवहार करते थे। शक और हिंसा, सम्राट सीनेट को शक की नजर से देखते थे और उनके साथ क्रूरता और हिंसा करते थे। गणतंत्र की याद आ गई लोगों को, लोगों ने कहा कि भाई अगर ऐसे चलता रहा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, हमें तो स्वतंत्रता की जरूरत है। साम्राज्य का तीसरा स्तंभ सेना अनिवार्य था। फारस के साम्राज्य में वयस्कों के लिए सेना सेवा बलात् थी। व्यवसायिक सेवा विपरीत रोम सेना, सबको इकट्ठा करके वेतन दिया जाता था। रोमन सेना की ताकत प्रभाव सबसे बड़ा एकल संस्थान, चौथी शताब्दी तक रोमन सेना ने लगभग 6 लाख सैनिक थे, जो साम्राज्य का सबसे बड़ा एकल संगठित निकाय था। सम्राटों का भाग्य तय करना, सेना के पास इतनी ताकत थी कि वह किसी भी सम्राट का भाग्य तय कर सकती थी, उसे उसे हटा सकती थी। सैनिक आंदोलन, विद्रोह, बेहतर वेतन, अच्छी सेवा शर्तों के लिए सैनिक लगातार आंदोलन करते थे। यदि वे सम्राट या सेनापतियों से असंतुष्ट होते तो आंदोलन अक्सर सेना विद्रोहियों का रूप ले लेता था। उसके बाद ये देखो, ये इंग्लिश है। आर्मी, एम्परर, सीनेट थे, वहां पर की पिलर्स थे। सीनेट के साथ गलत व्यवहार किया जाता था, तो लोगों को नॉस्टैल्जिक फॉर रिपब्लिक की याद आ गई। उन्होंने बोला कि आर्मी होनी चाहिए, मिलिट्री होनी चाहिए, लेकिन देश का भला करने के लिए होनी चाहिए, देश का नुकसान करने के लिए नहीं होनी चाहिए, ये चीज है। तो यहाँ पर काफी लोगों को मिलिट्री म्यूटनीज में रखा गया, कमांडर्स बनाया गया। इतिहास लेखन में सीनेट का दृष्टिकोण पक्षपातपूर्ण इतिहास है। हमारे पास उपलब्ध रोमन इतिहास का एक बड़ा हिस्सा उन इतिहासकारों के द्वारा लिखा गया जो सीनेट के प्रति सहानुभूति रखते थे। इसलिए सेना को अक्सर एक हिंसक या अनियंत्रित ताकत के रूप में भी देखा गया। सीनेट पर्सपेक्टिव हिस्टोग्राफी a large portion of Roman history है जो available to us written by historian who were sympathetic to Senate है। Continuously violent और undisciplined force army की जो है वो बनती जा रही। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास यहाँ पर है कि रोमन साम्राज्य का प्रशासन और शहरी केंद्र कैसा था। बात करें व्यापारिक केंद्र की तो दूर दूर तक नगर स्थापित थे। भूमध्य सागर का महत्व तटों पर काथरेज, सिकंदरिया, एयोटोक जैसे प्रमुख शहरी केंद्र स्थित थे। कर वसूली की जाती थी, टैक्स, लगान, फसलें वगैरह। साम्राज्य की आय ज्यादातर राजस्व संपदा ही होती थी। राजस्व संपदा मतलब जो राज्य की संपदा है और उससे जो लोगों से क्या लिया जा रहा है, टैक्स लिया जा रहा है। राजनीतिक बदलाव, स्थानीय उच्च वर्ग रोमन साम्राज्य कर वसूली, स्थानीय प्रशासन में अहम भूमिका निभाता था। सैनिक और प्रशासनिक फेरबदल, दूसरी और तीसरी शताब्दियों के दौरान ज्यादातर प्रशासक सैनिक अफसर प्रांतीय वर्गों से आने लगे। नया कुलीन वर्ग, सशस्त्र कुलीन वर्ग बना, सेनेट का प्रभाव कम होने लगा।
कैलिनियस का सुधार हुआ, सेनेटरों को सैनिक कमान से पूरी तरह हटा दिया गया, जिससे कि उनका प्रभाव क्या हो गया, कम हो गया। ये इंग्लिश है। एडमिनिस्ट्रेशन एंड अर्बन सेंटर ऑफ द रोमन एम्पायर, नंबर ऑफ सिटी में यही था। मेजर अर्बन सेंटर्स अलेक्जेंड्रा, एंटोएच, अलोंग विद कॉस्ट के साथ टैक्स कलेक्शन बहुत भारी मात्रा में होता था। सेकेंड थर्ड सेंचुरी में पॉलिटिकल चेंजेस देखने को मिले, मिलिट्री ऑफिसर्स जो है वो एमर्ज हो गए प्रोविंस क्लासेस के अंदर, न्यू एलाइट क्लासेस आने लगी। सेनेट को बैकवर्ड बाय द एम्परर दोबारा बुलाया गया, मेंबर बनाया गया। अर्बन लाइफ एंड सिटीजनशिप कैसी है, तो रोमन सिटीजनशिप, प्रोविंशियल लिविंग आउटसाइड इटली ग्रेजुअली बिगेन टू एक्वायर रोमन सिटीजनशिप। थर्ड सेंचुरी के अंदर had to come dominate and senate, impact of urbanization beyond Rome, new elite class emerge की गई। डेफिनेशन ऑफ सिटी के अंदर सिटी वाज एडमिनिस्ट्रेट सेंटर ऑन मजिस्ट्रेट सिटी काउंसिल, खुद का जुरिडिक्शन को डिफाइन किया गया है यहाँ पर। रोमन साम्राज्य की विशेषताएं क्या थी, तो सबसे पहली विशेषता जो यहाँ पर हम देख रहे हैं वो प्रशासनिक क्षेत्र पर देख रहे हैं कि शहर के अधिकार क्षेत्र में दूसरा शहर नहीं आता था। जैसे एक शहर है, दूसरा शहर अलग होगा, तीसरा अलग होगा। गांव भी उसके अंदर आते थे। दर्जे में बदलाव, राजा खुश ना होने या नाराज होने पर गांव के दर्जा बढ़ा देता था। खुश था तो दर्जा बढ़ा दिया, दुखी है नाराज है तो दर्जा कम कर दिया। शहरों के लाभ, ग्रामीण इलाकों की तुलना में शहरों में रहने वाले सबसे बड़ा फायदा अकाल के दिनों में बेहतर भोजन मिलना था। सार्वजनिक जीवन और मनोरंजन की बात करें तो स्नान गृह, रोमन शहरी जीवन की एक खास विशेषता वहां के सार्वजनिक स्नान गृह थे। और ईरान के शासक ने जब इसे अपने यहाँ शुरू करने का प्रयास किया तो वहां के पुरोहित वर्ग जो है वो विद्रोह में आ गए। शहरों में उच्च कोटि के मनोरंजन उपलब्ध थे। कैलेंडर से पता चलता है कि साल में कम से कम 176 दिन कोई ना कोई मनोरंजक कार्यक्रम प्रदर्शन अवश्य होता था। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमन सोसाइटी की बात करें यहाँ पर तो एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर है, नो सिटी फॉल अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ अनदर सिटी। जैसे कि चेंज ऑफ स्टेटस, हैज बी प्लीज डिस्प्लेस्ड, किंग जो है वो वही वाली बात है कि अगर खुश है तो विलेज को अपग्रेड कर देता था स्टेटस को, अगर दुखी है तो डाउन कर देता था। सिटी लाइफ को बहुत ज्यादा बेनिफिट दिया जा रहा था, पब्लिक एंटरटेनमेंट पे ध्यान दिया था, पब्लिक बाथ्स बनाए जा रहे थे, है ना। 176 डेज ऑफ ईयर परफॉर्मेंस ऑफ टुक प्लेस देखी जाती थी एंटरटेनमेंट के लिए। उसके बाद यहाँ पर है रोमन छावनी विंडोसा, ये एक आधुनिक स्विट्जरलैंड में स्थित है आज के टाइम में। रंगशाला बनाई गई यहाँ पर, और यहाँ पर मुख्य रूप से सैनिकों के मनोरंजन के लिए काम किया जाता था। तीसरी शताब्दी का संकट भी यहाँ पर आया कि शांति और समृद्धि का काल था। पहली दूसरी शताब्दी आमतौर पर शांति, समृद्धि और आर्थिक विस्तार का प्रतीक मानी जाती है, लेकिन जैसी तीसरी शताब्दी की संकट उभरा तो उस टाइम पे लोगों के बीच में तनाव पैदा हो, है ना। तो 230 का दशक है, साम्राज्य ने खुद को कई मोर्चों में संघर्षों से घिरा पाया। संसानी वंश का उदय हो गया यहाँ पर। संसानी नामक एक शक्तिशाली वंश सामने आया और वंश के लोग स्वयं को संसानी कहते थे। केवल 15 वर्षों के भीतर यह वंश तेजी से फरात नदी के आसपास फैल गया। 15 वर्ष लगे, 15 सालों में पूरा कब्जा कर लिया इसने। ये इंग्लिश में है कि रोमन कॉन्टेनमेंट विंडोसिया आज के टाइम में स्विट्जरलैंड में है। थर्ड सेंचुरी, फर्स्ट और सेकंड तक का ईरा तो बहुत बढ़िया रहा, लेकिन थर्ड ईरा में यहाँ पर बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे, मल्टीपल लोग जो हैं वो क्या होने लगे, सामने आए। उसके बाद यहाँ पर एक संसानी डेनेस्टी आई जिसने की पावरफुल डेंसिटी, 15 साल के अंदर उसने पूरा एमर्ज कर लिया ईरान के आसपास, यूफ्रेट रिवर के आसपास पूरा फैल गया। तीसरी शताब्दी के संकट के दौरान देखो क्या क्या हुआ। एक तो विदेशी आक्रमण होने लगे, रोमन साम्राज्य पर बाहरी कबीले जो आकर क्या करने लगे, चारों तरफा हमले होने लगे संसानी वंश के द्वारा। संसानी वंश का उदय 225 ईस्वी में शक्तिशाली संसानी वंश सामने आया। शापूर प्रथम का दावा है कि इयोटक पर कब्जा कर लिया इन्होंने, 60,000 सैनिक थे, सफाया कर दिया। बर्बर आक्रमण चलते रहे, रायन और ड्यूब नदी की सीमाओं पर जर्मन मूल जनजातियों ने लगातार आक्रमण किए। आंतरिक तनाव भी यहाँ पर देखने को मिला। अल्पकालिक सम्राट जो है बेहद कम समय के लिए सत्ता में आए, और राजनीतिक कमजोरी और आंतरिक कलह को यहाँ पर बहुत ज्यादा दर्शाया गया है। ये इंग्लिश है। रोमन एम्पायर ड्यूरिंग द क्राइसिस ऑफ द थर्ड सेंचुरी, तो फॉरेन इन्वेजन जो है रोमन एम्पायर फेस करते हैं, अटैक फ्रॉम ऑल साइड ऑफ एक्सटर्नल ट्राइब्स। राइज ऑफ संसानी डेंसिटी फैल गई, जो मैंने आपको बताया। क्लेम ऑफ शाहपुर, संसानी रूलर्स ने आकर इन पर कब्जा कर लिया, 60,000 सोल्जर्स मार दिए। बार्बियन इन्वेस्टर्स जो है जर्मनी ट्राइब्स लॉन्च किए, कंटिन्यू अटैक करते रहे। इंटरनल टेंशंस भी चलती रही, छोटे छोटे कमजोर नेता मतलब शासक आए लेकिन टिक नहीं पाए।
पीरियड ऑफ क्राइसिस भी यहाँ पर देखने को मिला। फिर उसके बाद यहाँ पर लिंग साक्षरता संस्कृति के बारे में बात करते हैं। ये टॉपिक थोड़ा सा अच्छा है। परिवार का स्वरूप। रोमन साम्राज्य की एक प्रमुख विशेषता व्यापक रूप से एकल परिवार का प्रचलन होता है। वयस्क भाई एक साथ नहीं रह सकते थे। वयस्क बेटे भी आमतौर पर अपने माता पिता के साथ नहीं रह सकते थे। दासों की स्थिति का परिवार एक अनिवार्य हिस्सा माना जाता था, क्योंकि रोम वासियों के लिए परिवार की यही मूल धारणा थी। विवाह और संपत्ति के अधिकार। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तक विवाह का एक ऐसा रूप था जहां पत्नी अपने पति को अपनी संपत्ति हस्तांतरित नहीं कर सकती थी। जैसे होता है ना कि वाइफ के नाम पे अगर कोई प्रॉपर्टी है तो वो पति को नहीं दे सकती थी। विवाह के बाद भी महिला अपने पैतृक परिवार में अपने पूरी कानूनी अधिकार बनाए रखती थी। महिला का दहेज पति के पास चला जाता था, लेकिन महिला अपने पति का मुख्य अधिकारी नहीं बन सकता था। पिता की मृत्यु के बाद भी जो संपत्ति पर अधिकार होता था वो लड़की का होता था। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। जनरल लिटरेसी एंड कल्चर। फैमिली स्ट्रक्चर है। प्रोमिनेंट फीचर सोसाइटी के विस्पर्ड प्रेवलेंस, न्यूक्लियर फैमिली, एडल्ट ब्रदर्स टुगेदर, एडल्ट सन्स, generally status of slaves consider internal part of family was the fundamental concepts of family of Roman। मैरिज एंड प्रॉपर्टी राइट्स भी है यहाँ पर। वुमेन जो है अपनी प्रॉपर्टी हस्बैंड को ट्रांसफर नहीं करेगी। शादी के बाद भी लड़की का पिता की संपत्ति पर हक बना रहेगा। ऐसी छोटी छोटी चीजें इस सोसाइटी को काफी क्या करती है, प्रमोट कर रही थी उस टाइम। महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता। रोम महिलाओं को संपत्ति और स्वामित्व के संचालन में व्यापक कानूनी अधिकार प्राप्त थे। कानून की नजर में पति और पत्नी का जब दिल हो, उन्हें लगे कि वो साथ नहीं रह पा रहे हैं, तो वो अलग हो जाते थे। तलाक के नियम भी बिल्कुल आसान थे। और जैसे होता है ना, एक सूचना दे दिया कि भाई हम आप एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, चलो अलग कर दो। विवाह की आयु आमतौर पर पुरुषों का विवाह 28 से 32 वर्ष की आयु में होता था। ठीक है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस वही लिखा है जो मैंने आपको हिंदी में समझाया। मैं यहाँ स्लाइड 2 मिनट रोकती हूँ, आप पढ़ लेना, आपको समझ आ जाएगा। जो मैंने हिंदी में लिखा है वही है इंग्लिश में। रोमन साम्राज्य से परिवार और विवाह। फिर विवाह की उम्र बढ़ी, मतलब लड़कों की शादी 20 से 30 वर्ष, लड़कियों की शादी 16 से 23 वर्ष में होने लगी। आयु का अंतर पति और पत्नी के बीच में बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था। पारिवारिक नियंत्रण। विवाह आमतौर पर परिवार द्वारा तय किए जाते थे। महिलाओं की स्थिति पत्नियों पर उनके पतियों का अक्सर भारी नियंत्रण रहता था। पिताओं का अधिकार ही बच्चों पर दिखता था। कानूनी अधिकार, मारने, छेड़ने, मारने, ठंड में छोड़ने, कानूनी अधिकार प्राप्त थे। साक्षरता और विज्ञापन की बात की जाए तो साम्राज्य के विभिन्न भागों में साक्षरता की स्थिति अलग अलग थी। पंपई नगर 79 ईस्वी ज्वालामुखी फटने से नगर दफन हो गया, और व्यापक रूप से साक्षरता के सबूत भी क्या है, हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। उसके बाद कागज के प्रमाण मिस्र में आज भी सेकेंड ऑफ एम्प्राइज बचे हुए हैं, जिन पर व्यवसायिक लिपिकों द्वारा संविदा पत्र लिखे गए हैं। इससे पता चलता है कि वहां कुछ वर्गों में, सैनिक फौजी अफसरों में साक्षरता अधिक व्यापक थी। फैमिली एंड मैरिज, मैंने जो भी हिंदी में समझाया वही सारा इंग्लिश में है ये, कि फैमिली का कंट्रोल होता था बच्चों पे, फादर का कंट्रोल होता था घर से बाहर निकाल देना। लीगल राइट्स बच्चे अपने फादर पे समझते थे। कल्चर डाइवर्सिटी भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी बहुत ज्यादा। जैसे कि क्या, आ, जैसे कि रोमन एम्पायर एग्जिबिट इमेंस डाइवर्सिटी टर्म ऑफ रिलीजन, लैंग्वेज, अटायर। मेजर लैंग्वेज भी अरमाइक वाज स्पोकन इन द नियरेस्ट कैप्टिक इजिप्ट, प्यूनिक बाबर। और ओरल कल्चर, मोस्ट लिंग्विस्टिक कल्चर भी यहाँ पर देखने को मिलता है। ये इसकी हिंदी है कि रोमन साम्राज्य में धर्म, भाषा, पहनावे के मामले में बहुत ज्यादा विविधता थी। आरा आर्मी, मिस्र, काप्टिक सांस्कृतिक वजह से मौखिक थी, कोई लिपि नहीं थी उस टाइम। यहाँ पर फिर कुछ है कि भाषाई विविधता भी यहाँ पर है कि लिपि का विकास, मौखिक भाषाएं, लिपि का आविष्कार। पहले भाषाएं केवल बोली जाती थी, फिर अर्मन्याई भाषा की लिखित रूप से 5वीं शताब्दी में शुरू हो गया, जिसका काप्टिक भाषा 30 शताब्दी में शुरू हो गया। अर्मनाई भाषा 5वीं शताब्दी में आई और काप्टिक भाषा 30वीं शताब्दी में आई। बाइबल का भी अनुवाद हुआ। लातिनी का प्रभाव भी धीरे धीरे क्षेत्रों में बढ़ता गया। आर्थिक विस्तार और व्यापार। मजबूत आर्थिक ढांचा। साम्राज्य में खादानों, ईंट भट्टों, बंदरगाहों, फैक्ट्रियों की संख्या अधिक थी। मुख्य व्यापारिक वस्तुएं गेहूं, अंगूरी शराब, जैतून का तेल, यह व्यापारिक उत्पाद बनते चले गए। स्पेन, गैलिक प्रांत, उत्तरी अफ्रीका, मिस्र, इटली, जैतून का तेल 140 से 160 ईस्वी के दौरान इसका उत्पादन अपने चरम पर था। व्यापारिक कंटेनर, जैसे कि यहाँ पर तरल पदार्थ, शराब, तेल को ले जाने के लिए मिट्टी के मटके, कंटेनर का इस्तेमाल किया जाता था। मोंटी टेस्कियो के रोमन का वह स्थान, 5 करोड़ से अधिक एम्फोरा के अवशेष मिले यहाँ पर। जैतून के तेल का इस्तेमाल किया जाता था। नामकरण
हेनरिक ड्रेसल के नाम से रखा गया था। ये इंग्लिश। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी एंड द एवोल्यूशन ऑफ स्क्रिप्ट है। ओरल लैंग्वेज के बारे में यहाँ पर बात करते हैं कि बिफोर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग लैंग्वेज जो है वो स्लोली स्पोकन में अर्मनाई लैंग्वेज आ गई यहाँ पर, क्योंकि उसकी लिपि मिल गई। उसको क्या करा इन्होंने, रिटर्न करा। फिर यहाँ पर आपको कॉप्टिक लैंग्वेज देखने को मिली। बाइबल भी यहाँ पर 3rd सेंचुरी में जो क्या है ट्रांसलेट की गई। स्प्रेड लेटिन लेड टू राइटिंग सेवरल रीजनल लैंग्वेज भी यहाँ पर देखने को मिली। Economic expansion and trade, robust economic infrastructure रहा, boost large number of mines, brick kilns, port, factories, commodities, wheat, wine, olive oil, primary trade products, ये सब चीजें हैं। Trade containers, amphora, clay jars, containers, transport liquid wines, diesel, trestle, containers, Spanish olive oil को रखने के लिए रखा गया। उसके बाद यहाँ पर आरंभिक की शताब्दी में कृषि की स्थिति, अल्जीरिया की पिचकारी। कृषि के दो मुख्य रूप दिखाई देते हैं। ऊपर का दृश्य बीज बोना, हल चलाना, और नीचे के दृश्य में अंगूर के बगानों का काम करना था। श्रम प्रबंधन और दासों पर नियंत्रण, कोला मिल्ला के विचार, और 10-10 श्रमिकों का छोटा छोटा समूह जो है ना वो सिफारिश करके एक जगह पे काम करता था। उनका मानना था कि छोटे समूहों में ये पहचानना आसान होगा कि कौन काम कर रहा है और कौन काम चोरी कर रहा है। पिल्ली की आलोचना है कि प्रसिद्ध प्रकृति विज्ञान के लिए लेखन पलनी ने एक तरीके से निंदा की है। उन्होंने उसे उत्पादन आयोजित करने का सबसे खराब तरीका बताया। अलग अलग समूहों में काम करने वाले दासों को पैरों में जंजीर डालकर एक साथ रखा जाता था। कठोर तरीके अत्यंत कठोर और क्रूर थे, लेकिन आधुनिक समय की कई फैक्ट्रियां भी इसी तरह के श्रम नियंत्रण सिद्धांतों का पालन करती। नियंत्रण वरिष्ठ पिल्नी के अनुसार सिकंदरिया के फ्रेंसिप की फैक्ट्रियों में स्थित और खराब भी थी। कामगारों के एप्रन पर मोहर लगा दी जाती थी कि ये यहाँ पर क्या करते हैं, काम करते हैं। जालीदार टोपी, मास्क, नेट पहनना। फैक्ट्री से बाहर जाने से पहले उन्हें कपड़े क्या है उतारने पड़ते थे। जो वो फैक्ट्री के कपड़े होते थे उनको रख के जाना पड़ता था। एग्रीकल्चर कंडीशन वही है जो मैंने अभी आपको पीछे समझाया, वही सारा ये इंग्लिश में है। कहो तो मैं पढ़ा दूंगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि हाँ हमें समझ नहीं आया या हम इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट कर दूंगा। अगर ऐसी कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। एग्रीकल्चर कंडीशन 3rd सेंचुरी था। मोजेक डिपिक्ट्स टू मेन एग्रीकल्चर सीन थे। अपर सीन सोइंग सीड था, प्लफिंग था, और लोअर सीन में वर्क विनयार्ड्स लेबर मैनेजमेंट कंट्रोल किया जाता था। स्मॉल ग्रुप्स में काम करना ज्यादा इजी रहता था, बिकॉज स्मॉल ग्रुप से पता चल जाता था कि कोई व्यक्ति जो है वो प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। मेथड्स फैक्ट्री में प्रिंसिपल्स बना दिए कि इस तरह से फैक्ट्री के कपड़े पहन के आओगे। सील लगा दी जाती ताकि पता चले कि फैक्ट्री का एम्प्लॉय है। कानून और सजा वर्ष 398 का कानून था। कामगारों को दागा जाता था इसके अंदर, ताकि यदि वे भागे या छिपने की कोशिश करें तो उनकी पहचान की जा सके। कई निजी मालिक कामगारों को ऋण संविदा के रूप में रखते थे ताकि ये दावा कर सके कर्मचारी उनके कर्जदार है। और सामाजिक ऋणियों और आर्थिक स्थिति श्रमिकों की मजबूरी बनता जाए। दूसरी शताब्दी में लेखक के अनुसार कई श्रमिक गुलामी के लिए खुद को इसलिए समर्पित करता कि वह जीवित रह सके गरीबी के कारण। जैसे इंसान बहुत गरीब है और अपने खाने तक के वांदे हैं उसके पास, तो वो आदमी क्या करेगा बोलो। ये चीज लेखक के अनुसार कई श्रमिक के लिए गुलामी के लिए खुद को इसलिए समर्पित कर दे ताकि वह जीवित रह सके। ऑगस्टीन के पत्र, इन पत्रों से जानकारी मिलती है कि माता पिता कभी कभी अपने बच्चों को 25 वर्ष के लिए बेचकर बंधुआ बना देते थे कि भाई 25 वर्ष तक ना आप हमारे बच्चों को क्या करो अपने पास ही रखो। वर्कर्स वर ब्रांडेड, दे कुड आइडेंटिफाई फील्ड, ताकि वो छुप ना सके। जो मैंने पीछे समझाया वही सेम है ये। देखो यहाँ पर लिखा है लेटर ऑफ अगस्तीन समटाइम्स सोल्ड देयर चिल्ड्रन इनटू बॉन्डेड लेबर। क्या हाल होता होगा पता नहीं। अब उसके बाद सामाजिक श्रेणियां हैं जिनका विवरण यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि प्रारंभिक साम्राज्य के प्रमुख सामाजिक समूहों का वर्णन है यहाँ पर। सीनेटर, इन्हें पेट्रस यानी कि शाब्दिक अर्थ पिता कहा जाता था। पेरेंट्स कह लो यार। अश्वरोही वर्ग, ये दूसरा सबसे शक्तिशाली सब समृद्ध था। नाइट वर्ग, इक्वाइट्स और नाइट वर्ग।
मूलतः ये ऐसे परिवार थे जिनकी संपत्ति इन्हें घुड़सेना में भर्ती होने के लिए अनुमति देती थी। सीनेटर की तरह ये भी जमींदार थे, लेकिन व्यापार, बैंकिंग और जहाजों के मालिक होने के कारण व्यवसायिक गतिविधियों में अधिक सक्रिय थे। सामान्य वर्ग, जनता का वह सम्मानित हिस्सा जो महान घरानों से जुड़ा था। निम्न वर्ग, कमीनकारों, इसमें से पेबलस साधारण लोग, सोडिडा थिएटर सर्कस देखने के आदि थे, और अंततः दास गुलाम भी इसके अंदर शामिल थे। आपको अगर यहाँ पर मैं दिखाऊं तो बैंकिंग जहाजों, सीनेट और अभिजात वर्ग का बदलता स्वरूप। सीनेटर की संख्या, शताब्दी के प्रारंभ में सीनेट की सदस्य संख्या लगभग 1000 थी। इतालवी मूल का प्रभाव, सीनेटरों में से लगभग आधे सीनेटर अभी भी इतालवी परिवारों के ही थे। प्रांतीय मूल का उदय 4वीं शताब्दी के प्रारंभिक भाग में परवर्ती रोमन अभिजात वर्ग अत्यंत शक्तिशाली नगर उभरा। इनमें से कई लोग पूर्वी प्रांतों के रहने वाले थे और कई सेना और नौकरशाही से जुड़े थे। निम्नतर वर्ग, शहरी और ग्रामीण मजदूर, सीनेट ग्रह के आश्रितों के नीचे एक विशाल समूह का उल्लेख किया, और कामगार, प्रवासी कामगार और निर्माण उद्योग के श्रमिक शामिल थे। कभी कभी काम करने वाले आकस्मिक श्रमिकों की संख्या भी क्या थी, अधिक थी। ये जो मैंने पीछे पढ़ाया वही सारा इंग्लिश में पढ़ लेना। अगर आपको कोई भी डाउट हो कि मैडम इंग्लिश में ये डाउट है, आप प्लीज क्लियर कर दो, उसका स्क्रीनशॉट खींच के आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। दास गुलामों की स्थिति, व्यापक उपस्थिति। पश्चिमी साम्राज्य में हजारों की संख्या में गुलाम पाए जाते थे, जो विशेषकर बड़े शहरों में केंद्रित थे। अभिजात वर्ग, अंगूर संपत्ति, ओलंपियाड्स का विवरण। 5वीं शताब्दी के आरंभिक काल के एक इतिहासकार, राजदूत ओलंपिक ओडोरस के अनुसार रोम नगर में रहने वाले कुलीन परिवारों को उनकी संपदाओं से सालाना आय 4000 पाउंड सोने के बराबर होती। इसमें वह घरेलू उपज शामिल नहीं होते थे जिनका उपभोग वह सीधे करते। मौद्रिक संकट, चांदी की कमी। परवर्ती साम्राज्य में प्रथम 3 शताब्दियों से प्रचलित चांदी आधारित मौद्रिक प्रणाली समाप्त हो गई। स्पेन की खादानों में चांदी मिलने बंद हो गई और उसके कारण सरकार के पास चांदी की मुद्रा चलाने के लिए पर्याप्त चांदी नहीं बची। वही है इंग्लिश ये कि 1000 स्लेव जो है वो वहां मिले थे। वेल्थ, ऑटोक्रासी बहुत ज्यादा थी। चांदी की शॉर्टेज पड़ रही थी क्योंकि चांदी की माइनिंग बहुत ज्यादा हो गई थी। अब आपके पास टॉपिक है श्रमिकों पर नियंत्रण। तो दासों के प्रति व्यवहार के बारे में बताया गया कि नीचे श्रमिकों पर नियंत्रण क्या था कि दास खरीद के ले आना, उनसे काम कराना। 30 लाख आबादी, 10 लाख दास थे। ये हाल था। दासों के प्रति व्यवहार ऐसा था कि जनता भी इस चीज का विरोध करती थी कि वो काम करते करते वहीं मर जाते थे, और कई बार तो दासों को फांसी की सजा तक लटका दिया जाता था, ऐसी हालत थी। ठीक है, कंट्रोल ओवर द लेबर्स। स्लेव्स लाकर अपने पास रख लेना, कैपिटल इन्वेस्टमेंट समझते थे उसको। और 10 लाख जनता जो थी वो स्लेव्स ही थी। लोगों ने इसका काफी क्रूर विरोध किया कि भाई ये ठीक नहीं है किसी आदमी को बंदी बनाना, खरीदना। तो दास प्रथा जो है वो खत्म कर दी गई, और अफ्रीका में ज्यादातर चलता था। इकोनॉमिक यूज ऑफ स्लेव अल्टरनेटिव्स। स्लेव लेबर वर्सेस वेज लेबर। स्लेव लेबर्स मैंने आपको बताया दास से जो खरीद के ला रहे। वेजिस लेबर वो होती जिनको की पेड लेबर के नाम से जाना जाता कि काम के बदले पैसे दे। लेकिन ज्यादातर क्या हो रहा था कि जब दास खरीदे जाते थे ना, तो जो वेज लेबर होते थे ना उनको काम नहीं मिल रहा, क्योंकि जब आपको मुफ्त की लेबर मिल रही है तो कोई आदमी क्यों पैसा भरेगा। ये चीज है। लेबर मैनेजमेंट पे भी ध्यान दिया जा रहा था बहुत ज्यादा। छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए जा रहे थे। रोम काल का आर्थिक जनजीवन, कृषि उत्पादकता, व्यापार। रोम साम्राज्य के अलग अलग उत्पादक बेहतर गुणवत्ता वाला तेल, अंगूरी शराब बेचने के लिए प्रतिस्पर्धा करते थे। आपस में कंपटीशन हो गया था इनका। और यहाँ पर रोम बड़ी मात्रा में गेहूं का आयात करने लगा। एम्फोरा क्या बताते हैं? एम्फोरा का अर्थ है एक प्रकार की मिट्टी के मटके या बर्तन, कंटेनर, उसमें रखकर जाते। ऋतु प्रसाव प्रवास भी यहाँ पर देखने को मिला। ये इंग्लिश है कि यहाँ पर ट्रेड नेटवर्क जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। एम्फोरा यहाँ पर जार्स बनाए जा रहे थे जिसमें जैतून का तेल और आपका ऑलिव ऑयल, वाइन वगैरह भेजी जाती थी। तो यहाँ पर लोग 3rd एंड 4th सेंचुरी में आपस में ही कॉम्पिटिटर बन गए, दूसरे को नीचा दिखाने लग गए, ऐसा हो। फिर यहाँ पर एक वर्ड आया, व्हाट इज अ ट्रेमेंस। परिभाषा है कि ऊंची पहाड़ी क्षेत्रों, मैदानी इलाकों के बीच जो भेड़ बकरियां जानवर, जो चारगाहे होते थे, वो भी क्या होते थे, वार्षिक आवागमन में आना जाना करते थे। उनको ऋतु प्रवास, जैसे पहाड़ों के ऊपर चले गए, मौसम बदल गया, पहाड़ों के ऊपर आ गए, और मौसम ठंडा होगा तो पहाड़ों के नीचे चले गए। रोम साम्राज्य में बड़े पैमाने पर ऋतुस्राव होता था। घेमतू आते थे और सरकार आकर झोपड़ियां लगाते थे। इनको मेपेलिया भी कहा जाता था। ठीक है जी। तो ये आपका चैप्टर है जो कि
खत्म हो गया है। कीप वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।